टॉपिक है 11th क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट 10, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फ्रॉग के बारे में। दैट मीन्स जो टर 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 करके आवाज़ करता है बारिशों के दिनों में, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इस मेंढक के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। तो हमारे जो फ्रॉग हैं, मतलब आज हम आपको पूरा टाइम फ्रॉग पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब मैनी मोर, सारे तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मेंढक किस मतलब जो इसका एक कह सकते हैं ना कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है और क्यों, और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। सो इट्स ए वेरी एक्साइटेड टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर, अपन स्टार्ट करें। तो मेंढक, तो बच्चों जो मेंढक है उसके वर्गीकरण की बात करें अपन, मेंढक है ना, उसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो संघ है वो क्या है, कॉर्डेटा है ना, जो इसका फाइलम है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात पता है क्या कि जब अपन प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जब संघ की बात आती है तो वहाँ पर अपन बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स के रेफरेंस में जब आप संघ पूछते हैं तो डिवीज़न की तरह पूछते हैं। और यदि अपन एनिमल की बात करते हैं, एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फाइलम। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि हम यदि संघ की बात करेंगे प्लांट के रेफरेंस में तो हम डिवीजन बोलेंगे, और यदि हम एनिमल के केस में बात करेंगे तो उसको हम बेसिकली फाइलम बोलेंगे। फाइन, तो यहाँ पर बच्चों जो भी अपन ने पढ़ा है केचुआ, हाँ, फिर हमने पढ़ा कॉकरोच, फिर हमने आज हम देख रहे हैं फ्रॉग। फाइन, तो हमें इन तीनों का क्लासिफिकेशन आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑफ क्या होता है कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से उठ करके एनिमल किंगडम में चला जाता है। एनिमल किंगडम में आपसे पूछ लिया जाता है फ्रॉग का क्लासिफिकेशन बताइए, या फिर कॉकरोच का क्लासिफिकेशन बताइए, या फिर कुछ भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी है ना, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चंस कि आपको कैसे कैसे हैंडल करनी है चीज़ें। फाइन, तो जो संघ है वो क्या है, इसका कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कॉर्ड पाई जाती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है ना, क्या पाई जाती है, पृष्ठ पाई जाती है। तो यहाँ पर कॉर्डेटा है, ये पृष्ठरज्जु प्रेजेंट होती है। अब वर्ग, इसका क्लास क्या है, तो ये एम्फीबियंस होते हैं। क्या होते हैं ये? एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। गण, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इसका, एन्यूरा। क्या है? एन्यूरा। फिर हम बोलेंगे वंश, है ना, वंश, जैसे कि आपको पता है जो इंडियन हमारा फ्रॉग है वो क्या होता है, राना ट्रिग्रिना। ठीक है, राना ट्रिग्रिना जो होता है, ये जो वंश है वो उसका राना है। और आपको पता है बायनोमियल जो क्लासिफिकेशन है कैरोलस लीनियस ने दिया था, याद है या नहीं है? बायनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। भैया वंश नाम और जाति पदक चिन्ह, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, रिमेंबर और नॉट, वो वाली चीज़ हमें देखनी है कि हम लिखेंगे राना और टिग्रीना, है ना, राना और टिग्रीना लिखेंगे। तो फर्स्ट जो वंश का नाम होगा वो बड़े में लेटर में आएगा। और ये मैंने सही नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में और तिरछे में लिखना है, इटैलिक में लिखना है। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। बस मैं आपको क्या समझा रही थी, याद दिला रही थी, बायनोमियल और उसके नीचे हमको क्या करनी होती थी, अंडरलाइन करनी होती थी। याद आ गई वो चीज़? फर्स्ट चैप्टर वाली बात मैं आज आपको यहाँ वापस बता रही हूँ कि जब अपन वंश और जाति का नाम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं बायनोमियल क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लीनियस के तहत, हाँ या ना। फर्स्ट जो वर्ड आता है वंश का उसको कैपिटल में लिखते हैं, जाति का जो आता है उसको स्मॉल में लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं, हाँ या ना, तिरछा लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली बात है। जाति क्या है? टिग्रीना है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? राना टिग्रीना। क्या नाम है? राना टिग्रीना। गेट इट? आया समझ में? कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे मिस नहीं करना है कि कौन सा वर्ग है, कौन सी इसकी क्लास है, फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, वंश क्या है, जाति क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये हमें बेसिकली ध्यान रखने होंगे। 2 मार्क्स में आ सकता है। और जैसा कि नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्या होता है कभी कभी हम
कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम नीट में तो फ्रॉग भी नहीं आ रहा और अर्थवॉर्म भी नहीं आ रहा, बस केचुए पे क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी फ्रॉग के रेफरेंस में यानी फ्रॉग को आधार लेकर के एनिमल किंगडम में इसके तहत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि अपन ये क्वेश्चन यहीं पढ़ लें और ये मान लीजिए आ जाए नीट में, तो 8 नंबर अपने सेव हो गए, 8 नंबर अपने सेव हो गए, हाँ या ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अपन ये नहीं सोच के पढ़ेंगे कि 11th के सिलेबस में नहीं आ रहा है या नीट के सिलेबस में नहीं आ रहा है, नहीं। हमको आपको मैंने शुरू से ही बताया है कि जो भी चीज़ हमें पढ़ाते हैं या समझाते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती है, इसीलिए आपको समझाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आवास एवं प्रकृति, यानी कि अब हम उसका देखेंगे बिहेवियर क्या है, हाँ है ना, हैबिटाट कैसा है, कौन से आवास में रहता है। तो ये मीठे जल व धरती दोनों पर निवास करते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों ही वातावरण में निवास कर सकते हैं, दोनों ही आवास स्थान पर निवास कर सकते हैं, यानी कि जल और थल, है ना, जल और थल। तो ये कैसे हो गए, कैसे हो गए भाई, उभयचर हो गए ना, क्या हो गए, ये उभयचर हो गए। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। यदि आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट किंगडम है, क्या पूछा जाए कि जो प्लांट किंगडम है उसमें उभयचर कौन सा वो है ना, कौन सी जाति है, कौन सा क्या है, तो आपका आंसर आएगा ब्रायोफाइट्स। यदि किसी ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो वो आराम से आंसर समझ सकता है, ब्रायोफाइट्स। और उभयचर यदि अपन एनिमल के सेंस में पूछे तो उसमें आएगा अपना फ्रॉग। मतलब ये उभयचर प्राणियों में कौन है, फ्रॉग, जो कि जल और थल दोनों में रह सकता है। और यदि प्लांट किंगडम के रेफरेंस में अपन बात करें तो वो कौन है, हमारा ब्रायोफाइट्स। आया एक्स्ट्रा चीज से ये। अब ये असमतापीय होते हैं, जैसा कि हमने एक बार चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्यों रहता है, इसका आंसर हमने दिया था। लेकिन अब हमारे पास जो फ्रॉग है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द वातावरण, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। सर्दी है तो सर्दी उसका मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो फ्लक्चुएट होगा, यदि गर्मी है तो भी फ्लक्चुएट होगा। बट हमारा क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ह्यूमन बींग्स का। तो ये डिफरेंस है। वैसे तो बच्चों क्या होता है कि जो फ्रॉग की एनाटॉमी है, जो फ्रॉग की एनाटॉमी है ह्यूमन की एनाटॉमी है, मतलब हमारा जो आंतरिक शरीर के जो तंत्र हैं और जो मेंढक के आंतरिक शरीर के जो तंत्र हैं वो बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर होते हैं, हाँ है ना। तभी तो ऐसा होता था ना, पहले मेंढक को काट करके जो है जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं मेंढक को काट करके एनाटॉमी समझाते थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर होती है। बट यहाँ पर जो डिसिमिलरिटी क्या है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये असमतापीय होते हैं और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो आई मज़ेदार बात है ना ये। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये असमतापीय है, दैट मीन्स ये टेम्परेचर इनका जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब बदलता रहता है। इनके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता, यानी कि कांस्टेंट नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे छद्मावरण, इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब छोटे छोटे नौने क्वेश्चंस आते हैं। मेंढक में उनमें अपने शत्रुओं को छिपने के लिए, मतलब जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें क्या होता है, अपने जो भी इनके मतलब हम कहें कि शिकार, जो इनको शिकार समझ करके खाते हैं, जो इनके शत्रु होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फ्रॉग है, हर मतलब इंसान देख लो या फिर प्लांट्स देख लो, एनिमल्स देख लो, इंसेक्ट देख लो, एवरीवन हैज़ अ मतलब एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को कैसे बचाए, है ना। प्लांट्स में भी टेंडेंसी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हम लोगों में भी है, हमारा इम्यून सिस्टम, फाइन। तो ऐसे ही जो फ्रॉग है उसके अंदर भी क्या है कि यदि कोई इस पे अटैक हो रहा है, कोई आक्रमण हो रहा है, कोई शिकार इसको शिकारी बना रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक मतलब हम कह सकते हैं एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है कि ये अपने रंग को परिवर्तित कर सकता है, ये अपने कलर को चेंज कर सकता है। जैसे कैमलियन बोले तो गिरगिट,
गिरगिट क्या होता है, अपना कलर चेंज करता है। सेम हियर जो फ्रॉग होते हैं वो भी अपना कलर चेंज करने में सक्षम होते हैं जब इस पे कोई अटैक वाली कंडीशन आ जाती है। क्लियर हो गई बात? इसको हम बोलते हैं छद्मावरण। ठीक है, छद्मावरण यानी कि अपनी बॉडी कलर चेंज करना। अनुहरण, ठीक है। अब अनुहरण यानी कि अनुहरण दैट मीन्स जैसे टीचर्स डे होता था तो क्या होता था कि स्कूल में या फिर कॉलेजेस में अपने टीचर, जो अपना फेवरेट टीचर होता था या फिर थोड़े से हमें कभी कभी कुछ टीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं किसी भी मतलब रीज़न से, तो हम क्या करते थे, उसकी एक्टिंग करते थे, है ना। तो वो कहते थे कि भैया इसकी मिमिक्री की जाए आज, या किसी स्टूडेंट की मिमिक्री की जाए, या किसी एक्टर की मिमिक्री की जाए। हाँ, ऐसा हम गेम खेलते थे, जैसे लाइक बाल सभा होती है ना, उसमें ऐसी कुछ इवेंट्स हम लेकर आते हैं, ऐसे कुछ प्लान बनाते हैं। तो वैसे ही जो हमारा फ्रॉग है उसमें भी मिमिक्री वाली एबिलिटी है ना। तो वो क्या करता है, इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुहरण कहते हैं, मिमिक्री यानी चेंज कर लेना। मैं अब ये जो बच्चों है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नीट में बेसिकली इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नीट में इस पे क्वेश्चन आते ही आता है, और आपके 11th में भी आ जाता है। मेंढकों का सर्दी व गर्मी में ना दिखना। आपने देखा होगा कि जब रेनी वेदर आता है, रेनी सीजन आता है, उसी दौरान जो है मेंढक की टर 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 सुनाई देती है। लेकिन सर्दी गर्मी में क्या आपने मेंढकों को देखा है? सोचो, नहीं देखा, है ना। क्यों नहीं देखा? इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रीज़न है। ये सॉलिड रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ रीज़न क्या है ऐसा कि क्यों नहीं दिखता, है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जो बॉडी है फ्रॉग की वो कैसी है, कोल्ड ब्लडेड है। दैट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो परिवर्तित होता रहता है ना, बदलता रहता है। तो मैंने बताया था सर्दी होगी तो भी इसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, गर्मी होगी तो भी इसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा। तो दैट मीन्स इसको सर्वाइविंग करने में इश्यूज़ है, मतलब ये जीवित रहने के लिए लड़ेगा सर्दियों में गर्मियों में। तो ये क्या करता है, उससे बचाव करने के लिए ये क्या करेगा, एक स्लीपिंग मोड में चला जाता है। ये क्या करेगा, एक स्लीपिंग, जैसे अपन अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल देते हैं, अपने फ़ोन को अपन एरोप्लेन मोड पे डाल देते हैं कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे और हमारे फ़ोन की बैटरी भी बची रहे और हम अपना कोई भी जो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हमने जो एरोप्लेन मोड पे फ़ोन को डाला है वो भी हमारा काम बनता रहे, है ना। तो सेम हियर जो मेंढक है, जो फ्रॉग है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ जैसे ही इसको लगेगा कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या करता है, गर्मी और सर्दी में अपना क्या कर लेगा, स्लीपिंग मोड पे चला जाता है। अब ये स्लीपिंग मोड क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो गर्मी के समय गहरे गड्ढों में, जैसे सर्दी और गर्मी होती है तो ये क्या होता है, जैसे मेंढक मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता है बट फिर भी मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ये मेंढक है ये देखो, ठीक है, ऐसे पैचेस होते हैं मेंढक पे, ऐसे, ये लो मेंढक, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकती। ठीक है, तो जो मेंढक है वो क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर गहरे गड्ढों में रहते हैं। किस दौरान? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो। दैट मीन्स कब होगा, गर्मियों में। और जब टेम्परेचर लो हो तो कब होगा, सर्दियों में, है ना। सर्दियों में टेम्परेचर लो होगा, गर्मियों में टेम्परेचर हाई होगा। इस दौरान ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक गड्ढे में जाकर के छुपा लेते हैं, आइसोलेटेड कर लेते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है अपने आप को अलग कर लेना। जैसे कि आपने देखा है कोरोना जिसको हो जाता है, पहले तो क्या हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते थे, अब क्या करते हैं, घरों में ही नज़रबंद कर देते हैं। नज़रबंद यानी कि उसको आइसोलेटेड कर देते हैं, भाई तुम अलग कमरे में रहो, किसी से कॉन्टैक्ट में मत आओ, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स से भी कॉन्टैक्ट में मत आओ। तो वो क्या कर लेते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, क्वारंटीन हो जाते हैं। सेम हियर फ्रॉग भी क्वारंटीन हो जाता है, हाँ है ना। तो ये क्या करेगा, अपने आप को आइसोलेटेड कर लेगा एक गड्ढे के अंदर जाकर के। अब ये गड्ढे में चला गया। तो अब यहाँ पर जो लर्न करने वाली या समझने वाली बात है वो है कि यदि ये गर्मियों के समय में गड्ढों में रहेगा, यदि ये गर्मियों में गड्ढों में रहेगा तो इसको हम कहेंगे इसकी ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। ग्रीष्म निष्क्रिया यानी कि होगा इसका एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन करेगा, ये कब करेगा, गर्मियों में। ग्रीष्म
निष्क्रियता, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, बस सांस लेगा और जीवित रहेगा, बस सांस लेगा और जीवित रहेगा। लेकिन जब सर्दियां आएगी, सर्दियों में इसका टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, हाँ, क्योंकि भाई अब वेदर बदल गया तो इसका कार्यक्रम भी तो बदलेगा। उस समय भी ये निष्क्रिय रहेगा, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा, इसको हम बोलेंगे हाइबरनेशन। क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन, यानी कि शीत निष्क्रियता। आइसोलेटेड हो जाएगा गड्ढों के अंदर, गर्मी में होगा तो एस्टिवेशन, सर्दी में होगा तो हाइबरनेशन। गर्मी में होगा तो एस्टिवेशन, सर्दी में होगा तो हाइबरनेशन। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता सर्वाइविंग के लिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन आएगा इसलिए इतना प्यार से पढ़ाया है, क्वेश्चन आएगा इसलिए इतना प्यार से पढ़ाया, और चाहती हूँ कि आप भी इतने अच्छे से इसको समझ ले। नेक्स्ट, बाहरी आकारिकी। अब अपन इसको पढ़ेंगे, बाहर इसकी जो एक्सटर्नल जो इसके फीचर्स हैं वो देखेंगे अपन, है ना, बॉडी के। तो मेंढक की जो त्वचा है वो श्लेष्मा से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसलनी होती है। क्या बच्चों, सीरियसली बताना, ठीक है, क्या आपने गर्मियों के दिनों, गर्मियों के दिनों में तो आ ही नहीं सकता, बारिश के दिनों में, गलती होगी क्योंकि अभी देर से गर्मी सर्दी कर रहे थे ना, दैट्स व्हाई। तो हाँ, क्या आपने बारिश के दिनों में छोटे छोटे जो मेंढक होते हैं उनको हाथों में पकड़ा है क्या? मैंने तो पकड़ा है 2 टाइम, जब मैं छोटी थी तब। अब तो नहीं करती ऐसे हरकतें, और अब बारिशों में दिखते भी नहीं है। पहले तो बहुत मेंढक दिखते थे बारिशों के दिन में, रात भर टर 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 की आवाज़ आती रहती थी, तो उनको पकड़ने में बड़ा मज़ा आता था। मैंने पकड़ा है जब मैं शायद स्टिल आई वॉज इन 7th क्लास, जब मैं 7th या 8th क्लास के अराउंड थी तब, ठीक है, तब मैंने मेंढक को पकड़ा है। तो वो क्या होती है, उसकी जो स्किन होती है, जैसे मान लो ये मेंढक है, इसकी स्किन जो होती है बहुत ही ज़्यादा लसी सी एकदम चिकनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मतलब वाटर में भी रहते हैं, तो वाटर में बेसिकली जो स्किन होती है वो काइटिनेशियस होती है, मतलब काइटिन की बनी हुई होती है ना, शेष में एक मेम्ब्रेसिस होता है जो चिकनी सी स्किन होती है, ठीक है। तो आप भी मेंढक पकड़ के देख सकते हैं यदि आपको मिल जाए तो, ठीक है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है, यानी कि नम रहती है। कैसी रहती है इसकी त्वचा? आर्द्र रहती है, नम रहती है, फाइन। मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। गाइस एक और बात देखो, जब आप मेंढक को देखोगे ना, जैसे यहाँ पर, अरे फ्रॉग का चित्र बनाना है भाई, मैं तो भूल ही गई अब बनाना ही। ये क्या ही बन रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, अरे वाह, ठीक बन गया, ठीक बन गया, समझ में आ रहा है। अब पहले एक बात ये सुन लो, फिर बताऊंगी वहाँ पे। देखो, जैसा अपना शरीर की बात करें या हमने कॉकरोच की बात करी थी, तो उसमें क्या था, सिर था, वक्ष थी, फिर उसका मतलब नीचे वाला पार्ट था ना, उधर था, लाइक, है ना। लेकिन जब अपन फ्रॉग की बात करेंगे तो इसकी गर्दन नहीं होती है, सीधा यहाँ पे हेड होगा और नीचे वाला पार्ट होता है ट्रंक। ये जो है धड़ वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रंक, है ना, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट, फाइन। तो इसके मेनली 2 ही पार्ट होते हैं, हेड और, हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हेड और ट्रंक वाला जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे डॉर्सल पार्ट। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, डॉर्सल पार्ट जो बोलेंगे ना, डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड हमेशा क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है ना, और इस पे क्या होते हैं, पैचेस बने होते हैं। पैचेस बोले तो इस तरीके के, देखो ऐसे, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं बेसिकली, और ऐसे पैचेस बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा अच्छे से, मेंढक को नहीं देखा है तो अब पकड़ने की कोशिश करना और इसको देखना, ऐसे ऐसे करके इसमें पैचेस बने हुए होते हैं मेंढक पे। तो जो उसकी डॉर्सल सतह होती है वो ग्रीन कलर की होती है और पैचेस बने हुए होते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला, मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, जिसपे अनियमित धब्बे बोले तो पैचेस होते हैं, ठीक है, अनियमित, इर्रेगुलर होते हैं वो। और जबकि आप नीचे से देखोगे ना, इसका जो वेंट्रल साइड है ना, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, या मैं बोलूँ इसका वेंट्रल, जो इसका वेंट्रल साइड है वो हमेशा येलो कलर का होता है, वो हमेशा येलो पीले रंग का होता है। जिसका वेंट्रल, देखो डॉर्सल साइड हरे रंग का, वेंट्रल साइड इसका होगा येलो कलर का, गेट इट। तो क्या बोल रहा है ये कि ये जो नीचे वाली सतह है वो हल्की पीली होती है, लाइट येलो कलर की होगी। अब मेंढक पकड़ना, अब देखो सीधी सी बात है, जैसे कभी ड्राइंग का जिसको शौक है, बच्चों को जिसका ड्राइंग का शौक है वो देखेगा, कलर बनाना सिखाया होगा आपकी मैम ने, जो ड्राइंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, कलर मिक्स करते हैं, तो येलो टू ग्रीन, ग्रीन टू येलो अपन बना सकते हैं कलर। तो सेम वही है
कि आगे का जो है लाइट येलो होता है वो आगे जा कर के, क्योंकि बाहर की थोड़ी सी बाहरी वातावरण में रहते हैं अपन, तो वो कैसे होती है, थोड़ी सी कलर डार्क हो जाता है उसका, ठीक है फाइन। अब मेंढक कभी पानी नहीं पीता। ओ ये तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। मेंढक जो है वो कभी भी पानी नहीं पीता है क्योंकि ये त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। ये मत सोचना कि पानी का अपटेक ही मतलब इनटेक ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। पानी ये माउथ से पीता नहीं है, जैसे अपन वाटर पीते हैं ये पानी नहीं पीता है। ये क्या करता है, जो इसकी त्वचा होती है वहाँ से एब्जॉर्व करता है वाटर को, क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, और इसकी जो वाटर की जो पूर्ति है वो होती जाती है, ठीक है कंप्लीट। मेंढक का शरीर सिर व धड़ है ना, हेड एवं ट्रंक, मैंने बताया हेड एवं ट्रंक से विभाजित रहता है, और इसमें पुच्छ टेल नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेल नहीं है, और कोई भी इसकी गर्दन नहीं है, यहाँ पे कोई भी इसकी गर्दन नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, मजा आ रहा है मेंढक पढ़ने में। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वारा खुलता है। अब जो इसका मुख है, ठीक है, ये जो इसका मुख है बहुत ही गंदा बना है लेकिन ठीक है बन गया, है ना। जो इसका मुख है यहाँ की तरफ, है ना, यहाँ की तरफ इसके क्या है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी नासिका द्वार। ये जो अपने नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये क्या है, नासिका द्वार यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बोला आंखों के बाहर की और निकली और निमेशक पटल होती है। अब आंखें, इसकी आंखें आप देखोगे ना ऐसे यूं बड़ी बड़ी ऐसे देखता है यूं टर टर करके, ये जो आंखें वो यूं इतनी बड़ी बड़ी होती है दोनों साइड में, दोनों साइड में जो इसकी आंखें हैं वो बिग होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और इसमें एक लेयर होती है। मेंढक की जो आइज होती है उस पर एक लेयर होती है, क्यों, ताकि जो जैसे अपन चश्मा लगाते हैं स्विमिंग करते करते, है ना, एक चश्मा लगाते ताकि वाटर जो है आइज में ना जाए और हमें इजीली वो जो पानी है उसके अंदर की चीज़ें दिखाई दे, ऐसा ही होता है सेम। अब भैया इसको तो चश्मा कोई मिलेगा नहीं, है ना, चश्मा नहीं मिलेगा, तो इसको ईश्वर ने क्या दी, एक झिल्ली दी है ना, झिल्ली दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इजीली चीज़ों को देख पाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक निमेशक पटल होती है ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके, क्लियर बात। आंखों के दोनों ओर कर्णपट है, टिपेनम उपस्थित होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे जो कान है वो ऐसे दिखते हैं, है ना, बाहर की तरफ ये एक आवरण होता है, लेकिन जो आइज के इस साइड पर, है ना, ये देखो आइज है यहाँ पे, इस तरफ जो है इनके ईयर होते हैं। भैया क्या बात है, यहाँ पर क्या होते हैं, ईयर होते हैं इनके, और ये ईयर के बाहर जो अपनी तरह ये जो होती है ना वो नहीं होती है, ठीक है, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। भैया जो कान होंगे वो सुनने का ही काम करेंगे बेसिकली। अब अग्र व पक्षपाद चलने फिरने टहलने व गड्ढा खोदने के काम करते हैं। जो इसके अग्रपाद है, जो कि अब ये तो ये कुछ भी लग रहा है, हंसना नहीं है, ठीक है, वैसे हंसने वाली बात है लेकिन हंसना नहीं है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो इसके अग्रपाद है, ठीक है, ये इसके अग्रपाद हैं और ये इसके पक्षपाद है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने बहुत बड़े बनाए हैं मुझे पता है, लेकिन समझाने के लिए, मुझे अच्छे से मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, बताया है ना कितनी बार। अब क्या होता है देखो, जो इसके अग्र और पक्षपाद है, ये अग्रपाद है ना, और ये इसके पक्षपाद हैं, फाइन, ये इसके अग्रपाद हैं और ये इसके पक्षपाद हैं। तो अग्रपाद में 4 फिंगर, अपने तो 5 होती हैं, ये यहाँ पे इसके 4 फिंगर है, मैंने 4 ही बनाई है, देखो 1 2 3 4, 4 है। आगे वाले के पास क्या है, 4 है, और पीछे वाले के पास 5 है, जो कि हमारे पास होती है। तो पीछे वाले पैर पे पक्षपाद पे 5 है, 1 2 3 4 5, आगे वाले पे 4 है, 1 2 3 4, आया समझ में। और ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है बच्चों, आगे आएगी वो लाइन, पहले बता देती हूँ। यहाँ पर एक वेब बना होता है, ये देखो इन उंगलियों के बीच में, जैसे ये हमारी फिंगर्स हैं, यहाँ पर एक वेब बना होगा। वेब यानी कि जैसे आपने बतख देखा, डक के पैर पे वेब बनी होती है, क्यों, ताकि वो पानी में आराम से स्विमिंग कर सके, तैर सके। वैसे ही मेंढक भी आपको पता है स्विम करता है, तो स्विमिंग करने के लिए, और जो स्विमर्स होते हैं, है ना, जो गोताखोर होते हैं, स्विमर्स होते हैं, उनके पास भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको पहन करके वो ऐसे ही लगता है कि उनकी वेब बनी हुई। कभी देखा है आपने गोताखोरों को, नहीं देखा है तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, डिस्कवरी पे बहुत देखने को मिलता है, वहाँ पर उनकी वेब बना होता है। वेब इसलिए बना होता है ताकि वो ईजिली वाटर में स्विम कर सके, तैर सके। क्लियर बात, आया समझ में।
पश्चपाद लंबे में मांसल होते हैं, जो पहले पीछे के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और थोड़े से मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगलियां जल में तैरने की भूमिका निभाती है। झिल्ली बोले तो वेब, झिल्ली बोले तो वेब, ठीक है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है, डायमॉर्फिज्म, है ना। जो मेंढक है उसमें डायमॉर्फिज्म देखी जाती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने के लिए वोकल सैक, जो टर 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 कभी कभी बहुत इरिटेटिंग लगती है। जब हम छोटे थे तो हमें रात को नींद नहीं आती थी बारिश के दिनों में, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत ही मेंढक हो जाते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी भर जाता था तो इतने ज़्यादा मेंढक हो जाते थे, रात भर टर 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 करके आवाज़ आती थी। तो ये जो नर मेंढक है ना, ये क्या करते थे, अपनी जो फीमेल मेंढक, जो फीमेल फ्रॉग होती है, उनको आकर्षित करने के लिए वॉइस निकालते थे। और इन फीमेल जो मेल है, जैसा कि हमने कॉकरोच में देखा था, क्या हो रहा था कि जो मेल कॉकरोच है वो उनको क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम हियर, यहाँ पर जो नर मेंढक है, मेल जो फ्रॉग है, वो भी जो फीमेल है फ्रॉग को, उसको अपने पास बुलाने के लिए एक मैसेज कन्वे करते थे अपनी वोकल सैक के द्वारा, टर टर निकाल करके। और अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते थे। क्या होते थे, मतलब कैपुलरी पैड बोलते हैं इसे, कॉपुलेशन पॉड, ठीक है, कॉपुलेशन पोड्स, ठीक है। उनकी मतलब जो ये अग्रपाद होंगे उसके फर्स्ट में वेब बना होगा। उससे क्या होता है, वो उसके ऊपर मतलब पकड़ने का काम करते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, मतलब फीमेल फ्रॉग होती हैं, उसको पकड़ लेते हैं। कब, रिप्रोडक्शन के दौरान। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके पास ये दो चीज़ें होती हैं मेल के पास। तो ये क्या हो गया, डायमॉर्फिज्म हो गई। मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल में अंतर करने के लिए जो आकार होता है ना, उसको हम बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। यानी कि मेल का जो फीचर्स हैं, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, है ना, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो अलग होंगे, और जो फीमेल फ्रॉग है उसमें अलग होंगे। तो हमने क्या बोला कि जो फ्रॉग है वो डायमॉर्फिज्म होता है। ये जो चीज़ें नर के पास है वो फीमेल के पास नहीं होती है, ठीक है। तो हमने बोला मादा में वाक्कोश और मैथुनांग नहीं पाए जाते। यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। आंतरिक आकारिकी, अब अपन क्या देखेंगे, जैसा कि हमने क्या देखा, पीछे तक हमने देख लिया कि बाहरी आकारिकी हमने किस तरीके से पढ़ी। अब देख रहे हैं अपन आंतरिक आकारिकी, यानी कि अब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आंतरिक आकारिकी क्या है, मेंढक की आंतरिक संरचना जो पूर्ण आहार तंत्र को दर्शाती है, यानी कि वेल डेवलप्ड इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लाइक ह्यूमंस, ठीक है। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तभी तो ये कॉर्डेट रहते हैं, हम लोग भी कॉर्डेट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है। दैट्स वाई पहले मेडिकल कॉलेजेस में इनके ऊपर डिसेक्शंस कर करके पूरी बॉडी के एनाटॉमी को दिखाया जाता था। मेंढक की आंतरिक संरचना पूर्ण आहार तंत्र को दिखाती है, ठीक है। इसकी देखो कितनी सुंदर लग रही है, मतलब एकदम फ्रॉग की जो एनाटॉमी आप देखोगे, मैंने जो डायग्राम सर्च किया है आपके लिए, आपकी बुक में भी है, ठीक है, आपकी बुक में भी मिलेगा। बट ये डायग्राम ऐसा लग रहा है ना रियल में अपन ने इसके अंदर का पूरा निकाल के और दिखाया हो, एकदम मतलब मस्त वाला। मेरे को ना मतलब साइंस के जो डायग्राम्स होते हैं ना, लिटरली मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं कि चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझा सकते हैं कि देखो ये इसोफिगस है, ये इसका लीवर है, ये इसका हार्ट है, मतलब व्हाट द डायग्राम, जिसको हम देख करके इतना अट्रैक्टिव सा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा कि अरे ये इसका स्टमक देखो कितना शानदार दिख रहा है, यहाँ पर भी मतलब बहुत मज़ा आ रहा है देख करके, इसलिए मैंने डायग्राम चूज़ किया है। तो अब अपन इसके आहार नाल को पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास पूरा डायग्राम है तो अपन आप देखोगे कि बिल्कुल अच्छे से। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जैसे हमारे इसमें जो 11th क्लास में आप देखोगे तो रश्मि मैम है, रश्मि गोगर मैम, वो आपको अभी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप देखो, सर्च करो नेट पे, सॉरी ई कक्षा पे आप सर्च करोगे तो ह्यूमन एनाटॉमी आपको देखने को मिलेगी। 12th वाली भी देख सकते हैं, जो 12th में है या 11th में है, आप देख लीजिएगा। तो हाँ 11th में ही है, लास्ट शायद 16 यूनिट से है ना, 16 चैप्टर से, वहाँ पर अपना ह्यूमन एनाटॉमी है, फाइन। तो ह्यूमन एनाटॉमी रश्मि गोगर मैम ने पढ़ाया है, आप वहाँ पर जाकर के एक बार ह्यूमन एनाटॉमी के जो वीडियोज़ हैं वो देखें। इससे क्या होगा, आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे, सीरियसली। अरे मैम ये तो मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी से ही रिलेटेड है फ्रॉग की जो एनाटॉमी बेसिकली, मतलब मैंने कहा ना मोस्ट प्रोबेबली। तो आप यदि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ के आए हो ना मैम से, तो आप नेचुरल सी बातें यहाँ पर चीज़ें समझ जाओगे। नहीं पढ़िए तो एक बार वीडियोस देख लेना, ई कक्षा की साइट पे ही आपको मिलेंगे 11th क्लास की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आहार नाल,
आहार नाल क्या है, मेंढक मांसाहारी होता है, मेंढक क्या होता है, मांसाहारी होता है। इसकी वजह से इसकी जो आहार नाल की लंबाई है वो छोटी होती है, जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है, क्यों? जो इसका क्वेश्चन है कि भैया जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी है, लेकिन जो मतलब जो शाकाहारी होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है लंबी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो मतलब मांसाहारी होते हैं, जो मांस होते हैं वो ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? उसको हम बोलते हैं प्री डाइजेस्टिव, है ना। प्री डाइजेस्टिव यानी कि ऑलरेडी वो डाइजेस्ट किए हुए होते हैं, मतलब अपघटित होते हैं, और अपघटित चीज़ों को खाएंगे तो ज़्यादा हमें कैनाल की ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो मांसाहारी होते हैं वहाँ पर आहार नाल कैसी होती है? छोटी। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? एसी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? यहाँ पर शॉर्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डाइजेस्टिव फूड को इनटेक कर रहे हैं, है ना। आया समझ में? मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या चीजें होती हैं। आहार नाल में जो होता है, जो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक तो आहार नाल से और आहार ग्रंथियों का मिलकर बना होता है। फाइन। इनका मुख्य इनका जो मतलब संरचना अपन देखेंगे तो आपको पता है जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, फिर हमारी एसियोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर शॉर्ट इंटेस्टाइन, फिर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस। ये सब चीज़ें हमें पता है ना, हाँ या ना, ये सब चीज़ें आती है। सेम हमारे पास मेंढक में भी वही चीज़ें मिलेगी। तो मुख गुहिका में खुलता है भाई, जो माउथ है वो बक्कल कैविटी में खुलेगा। मेंढक का भी यही सीन है, बक्कल कैविटी में आएगा, फिर फैरिक्स आएगी यानी कि ग्रसनी आएगी, है ना। ये क्या होगी? फैरिक्स होगी अपनी। फिर उसके बाद में ग्रसिका है ना, ओसियोफेगस होगी, और ग्रसिका एक छोटी नली है जो कि आमाशय में खुलती है। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ डायग्राम में। ये देखो, ये हो गया ईसोफेगस, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका क्या है? ईसोफेगस है, यहाँ तक का, है ना। फिर ये जो आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? लीवर है। क्या है ये? लीवर है। क्योंकि अब आप बोलोगे मैम लीवर और ये सब, ये सारे पार्ट्स अभी अपन को काम आने वाले हैं, है ना। देखो कोई भी डायग्राम में ये नहीं होता कि अलग से स्टमक दिखा दिया, है ना, या फिर अलग से ईसोफिगस दिखा दिया। वो अपन जब बहुत डीपली पढ़ाई करेंगे कि हमें सिर्फ ईसोफिगस के बारे में देखना है, तो ईसोफिगस में हमें क्या क्या कितनी लेयर्ड होती है, ट्यूबुलर शेप होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, विंड पाइप अलग होती है, फूड पाइप अलग होती है, वो अलग बात है ना। वो जब अपन इस ग्रसिका के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो अलग से। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या होगा? बहुत सारे, भाई ऐसे ही तो फूड खाया और पचेगा नहीं, पाचक एंजाइम्स भी चाहिए, है ना। वो एंजाइम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर एक्सक्रीट भी होगा भाई, जो सॉलिड मटेरियल होगा वो क्या होगा? एक्सक्रीट भी होगा। तो इसको चीज़ों को जानने के लिए हमें इसके थोड़े थोड़े ऑर्गन के बारे में भी पढ़ना होगा। फाइन। तो क्या हुआ? ये ईसोफिगस है, यहाँ पर अपना स्टमक आ गया। सबसे पहले क्या हुआ? माउथ में भोजन चबाया। जीभ इसकी जो होती है वो अभी अपन पढ़ेंगे बायलॉब्ड होती है। कैच किया इंसेक्ट को कैच किया, यहाँ पर चबाया बक्कल कैविटी में, और यहाँ पर क्या हुआ? ग्रसनी से ग्रसिका में गया, यानी कि ईसोफेगस में अब आ गया। ईसोफेगस में आ गया तो अब क्या होता है कि जो लीवर है ना, ये जो लीवर है, यहाँ पर आपको पता है बाइल जूस बनते हैं, है ना, बाइल जूस बनते हैं। ये बाइल जूस क्या करेंगे बच्चों? देखो अच्छी सी बात सुनो, अपने भोजन में फैट्स होते हैं, वसा होती है ना। फिर हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर हम बोलेंगे प्रोटीन होगा। तो अपनी बॉडी में भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जाता है फूड में, तो इनको पचाने के लिए क्या होते हैं अपने पास? पाचक एंजाइम्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इनको पचाते हैं। वैसे ही फ्रॉग के पास होंगे। अच्छे से सुन लेना, ठीक है। हमेशा लिखा हुआ ही हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें बोली भी जाती है, समझाई भी जाती है, इसलिए समझ लो। क्या हुआ? ईसोफेगस से भोजन आया, यहाँ पर लीवर में हमारे पास बाइल जूसेस होते हैं। ये बाइल जूसेस कहाँ जाएंगे? ये लंग्स देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गाल ब्लैडर।
क्या है यहाँ पर, गाल ब्लैडर है। ये बाइल जूस कहाँ जाएंगे, इस गाल ब्लैडर में, और इस गाल ब्लैडर से कहाँ जाएंगे, अपने पास अपनी बाइल डक्ट में। कहाँ जाएंगे, बाइल डक्ट में। मैंने कहा है कि ये देखो पूरी प्रॉपर एनाटॉमी आपको 16 चैप्टर में मिलेगी। आप जाएं रश्मि गौगर मैम के जो वीडियोस हैं वो सर्च करें, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँ, बट आप सोचो कि हर तंत्र के बारे में मैं एकदम अच्छे से बताऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है दैट टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने पास यहाँ पे बाइल जूसेस आया, वो गाल ब्लैडर में गया। किस में गया, गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर में क्या करेगा, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में किस में जाएगा, बाइल डक्ट के अंदर जाएगा, और इस डक्ट से क्या जाएगा, पैनक्रियाज में। कहाँ जाएगा, पैनक्रियाज में। तो इधर देखो बच्चों एक बार, है ना, यहाँ पर अपने पास फैट है, फिर अपने पास एक आएगा पैनक्रियाज अमाइलेज, है ना, पैनक्रियाज अमाइलेज, और एक आएगा अपने पास पैक्टिनेज, ठीक है, पैक्टिनेज, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, पैप्टिडेज, सॉरी पैप्टिडेज होगा, पैप्टिडेज, है ना, पैप्टिडेज होगा। तो क्या हुआ कि अभी डक्ट में आया, डक्ट में कहाँ गया, स्टमक के अंदर, स्टमक से भोजन आया, यहाँ पर HCl क्या हुआ, HCl आया, हाँ है ना। HCl क्या करता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, जो ये फैट है, ये जो फैट दिख रहे हो, उसको तो कौन करेगा, जो कि अपना ये है, जो बाइल जूसेस होता है वो फैट को क्या करेगा, अपघटित करेगा। जो बाइल जूसेस है, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, किसी बच्चों को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपन को ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ेगी। ह्यूमन एनाटॉमी से अपन को हर चीज़ समझ में आती है। बट यहाँ पर देखो छोटी सी बात है, माउथ में, अब शुरू से बता रही हूँ, सब भूल जाओ अभी जो बताया, सिर्फ आरनाल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपने उसने इंसेक्ट खाया, ऐसे किया, या इंसेक्ट चिपका, अंदर की तरफ गया, बकल कैविटी में गया, यहाँ से ग्रसनी में आया, फिर ग्रसिका में, ग्रसिका बोले तो ईसोफेगस। लीवर के अंदर क्या हुआ, बाइल जूसेस होते हैं, बाइल जूसेस कहाँ गए, अपने गाल ब्लैडर में। देखो बच्चों, आप ऐसे कि ऐसे करके आप एक वो बना लेना, क्या बना लेना, एक फ्लो चार्ट बना लेना। पहले माउथ में, फिर बक्कल कैविटी में, फिर ग्रसनी में, फिर ग्रसिका में, फिर लीवर में बाइल जूसेस थे। वैसे तो स्टमक में ही जाएगा, है ना, स्टमक में जाएगा, लेकिन स्टमक में जाने से पहले कुछ जूसेस, कुछ एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर बाइल जूसेस होंगे जो कि गाल ब्लैडर के थ्रू बाइल डक्ट से होते हुए स्टमक में जाएंगे। यहाँ पर आ गए। अब स्टमक में अपने पास HCl भी हो गया, फैट को अपघटित करने के लिए बाइल जूसेस हो गए, है ना। फिर ये क्या होगा, पैनक्रियाज में जाएगा। पैनक्रियाज में क्या होगा, पैनक्रियाज अमाइलेज, पैनक्रियाज अमाइलेज, पैनक्रियाज अमाइलेज क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करेंगे। किसको करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करेंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, जिसमें डेड्यूजेनम होता है अपना, है ना, इलियम होता है। तो वो सब चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से भोजन आएगा, इधर की तरफ आएगा, फिर क्या होगा, फिर ये लार्ज वाली में जाएगा। देखो यहाँ पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्टमक में, यहाँ पर सब ब्रेकडाउन मैंने बता दिया भाई। HCl और जो स्टमक में होता है, HCl होता है वो पैप्टिडेज एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। तो तीनों चीज़ डिग्रेड हो गई, फैट भी हो गया बाइल जूसेस के द्वारा, पैनक्रियाजेस अमाइलेज के द्वारा अपने पास कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो गया। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने के लिए स्टमक में हमारे पास HCl है। तो तीनों चीज़ें क्या होगी, डिग्रेड हो गई। डिग्रेड होती होती स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जो लिक्विड मटेरियल थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए, जो मिनरल्स थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए और हमारी बॉडी को एनर्जी के थ्रू मिलते जा रहे हैं, ऐसा ही होता है। फिर जो सॉलिड मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने तो जो ह्यूमन एनाटॉमी में आप देखोगे कि ह्यूमन के पास एनस होता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जब अपन फ्रॉग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर होता है क्लोकल, ठीक है, क्लोअकल एपरेचर होता है। ये क्लोअकल एपरेचर क्या होता है, जिसके थ्रू जो जब अपन एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे तो उसमें भी अपने ये काम आएगी, सेम नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर अपन एक साथ दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी भी पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कह रही हूँ। तो यहाँ पर जब आया तो आप देखोगे कि क्लोका है,
तो ये क्लोकल जो होता है, क्लोकल एपरेचर जो होता है वो एनएस का काम करता है। एनएस से जैसे कि सॉलिड मटेरियल बाहर निकलता है, सेम क्लोकल ये एपरेचर जो होता है यहाँ से बाहर निकलता है फ्रॉग में। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एज इट इज़ ह्यूमन की तरह होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आमाशय आगे चलकर आंत्र, ठीक है, मलाशय और अंत में अवस्कर। अवस्कर यानी क्लोका, है ना, क्लोका होता है, इससे क्या होता है, बाहर निकलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला होता है, जो ग्रसिका तक जाती है। हो गया। अब पाचन क्रिया क्या है एक बार देख लेते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से, जैसा कि मैंने आपको अभी सारी जो रामायण कही है ना, सब चीज़ें अपने पास लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एकदम मतलब इस बुक की लैंग्वेज को तो समझना ही है क्योंकि हम लिखेंगे, बट जो मैं समझाना चाहती हूँ वो अपनी एक लोकल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। कोई भी चीज़ें ऐसा ना हो कि अरे मैम ये क्या था, ये वर्ड तो मुझे समझ में नहीं आया, कौन सा डाइजेस्टिव किसने काटा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सब चीज़ें पता होना चाहिए। भाई फैट है, फैट किससे अपघटित हुआ, कार्बोहाइड्रेट था वो कहाँ करके अपघटित हुआ, हमारे प्रोटीन से वो कहाँ के अपघटित हुए, आपको पता होना चाहिए। अब अपन बोल रहे हैं कि नहीं अपने पास तो एनएस होता है जहाँ से अपना सॉलिड मटेरियल बाहर निकलता है, लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है, अवस्कर होते हैं। अवस्कर से जो है वो जो सॉलिड अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और हाँ बच्चों, कल एक छोटी सी गलती अपने पास हुई थी, जो अपन ने कॉकरोच की बात करी थी कि मैंने कहा था कि जो कॉकरोच है वो नाइट्रोजनी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालता है, नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में निकालता है यूरिक अम्ल। मैंने कई बार यूरिया बोल दिया था कल, है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरिक अम्ल आएगा, ठीक है, यूरिक एसिड आएगा, फाइन। तो अब पाचन क्रिया क्या है, मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार करता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी और ग्रसिका तक होते हुए आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में पहुँच गया, यकृत यानी कि यकृत पित्त रस यानी कि वही पैनक्रियाज अमाइलेज वो स्रावित करता है, और जो पित्ताशय से एकत्रित होता रहता है, ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है, एकत्रित होता रहता है। अग्नाशय जो पाचक ग्रंथि है वो अग्नाशय रस स्रावित करती है ना, जो कि अपन ने बात करी थी अभी बाइल डक्ट वाली, हाँ या ना। फिर जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, इनके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारा स्टमक है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक बोले तो HCl, ठीक है, H यानी हाइड्रो, C यानी क्लोरिक, अम्ल यानी कि ये, ठीक है। तो अब HCl ये क्लोरिक के लिए, अम्ल यानी कि एसिड होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। H यानी हाइड्रो, Cl यानी कि क्लोरिक, ठीक है, अम्ल, और पाचक रसों द्वारा होता है। मैंने बता दिया कौन कौन से पाचक एंजाइम निकले। अर्धपाचित भोजन को काइम कहते हैं। अर्धपाचित भोजन जो कि अवशोषित नहीं हो रहा है, वो जो बचा हुआ भोजन है जो पाचन नहीं हुआ, उसको हम क्या कह रहे हैं, काइम कह रहे हैं, जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशय ही रस। अब जो पित्त से है, पित्त से क्या निकला, पैनक्रियाज अमाइलेज, ठीक है, अग्नाशय से निकला अपने जो जूसेस निकले वो। अब क्या हुआ, ये वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। जो काइम है वो क्या करेगी, ये यहाँ पर आएगा, जो फूड है यहाँ तक पच गया। अब जो अपचित काइम है वो यहाँ पर आएगा, उसमें रस भी आते जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो पूरा सॉलिड नहीं होता, वो सेमी सॉलिड होता है जो नीचे की तरफ निकलता है। अब पित्त रस, वसा यानी कि कार्बोहाइड्रेट अपन ने देखा, पैनक्रियाज अमाइलेज, और अग्नाशय रस जो कार्बोहाइड्रेटों को और तथा प्रोटीन का पाचन करता है। ये अपन ने पढ़ लिया, अभी समझ में आया आपको। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। आंत में होती है, बेसिकली हमें पता है पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म अंकुर द्वारा अवशोषित होता है। अब ये क्या है, आपको पता है कि जो आमाशय होता है उस पे क्या होते हैं, माइक्रोविलीज होते हैं, है ना, माइक्रोविली होते हैं। ये माइक्रोविली, ठीक है, सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी कि अवशोषण का कार्य करते हैं। ये अवशोषण का कार्य करते हैं। ये क्या है, हमारा आमाशय है ना, आमाशय है। अब क्या होगा, यहाँ से ये अवशोषित करते जाएंगे। तो आपको पता है जब इतना अपघटित होता जाएगा, अवशोषित करता जाएगा, तो एनर्जी अपन को पूरी बॉडी में आराम से मिल पाएगी, हाँ या ना। जब अपन ने
क्या पढ़ा था, अभी अपने टिश्यूज पढ़े थे, है ना भाई, टिश्यूज पढ़े थे इसी चैप्टर में, उसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोविली का क्या काम है, सेम यहाँ पर वही काम आएगा, है ना। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि वो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं, और अपचित भोजन आविष्कार द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब जो क्लोकल एपरेचर है वहाँ से क्या निकल जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया अच्छे से, पक्का। आगे बढ़े, श्वसन, यानी कि अब पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। वैसे तो यहाँ पर दो हैं, लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे कि ये त्वचेय श्वसन करता है, फुफ्फुस श्वसन करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, त्वचेय श्वसन। यहाँ पर एक डायग्राम है, आपकी बुक में रेस्पिरेशन पे कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। ये देखो मेंढक का, फाइनली मुझे बनाना नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है नॉस्ट्रिल है, कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, ये क्या है, नॉस्ट्रिल है, फाइन। ये इसका नॉस्ट्रिल है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखो इसकी बड़ी बड़ी आंखें, और ये इसकी हो गई माउथ कैविटी, फाइन। अब यहाँ पर इसके लंग्स होंगे, लंग्स अपन ने देखो ये क्या है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये पिंक कलर के होते हैं लंग्स, जो होते हैं फ्रॉग में पिंक कलर के होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये गाल ब्लैडर के बाहर का एक आवरण जो है ये क्या है, लंग्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने लंग्स होते हैं, और यहाँ पर जो इसकी त्वचा है, ये जो पूरी इसकी बॉडी की जो त्वचा है, स्किन है, वो स्लाइमी स्किन होती है, जैसा कि हमने देखा है। ये क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है, गैसों का विनिमय करती है, CO2 और O2 का, जो सांस लेने में होता है, जैसा कि अपन ने बताया था अभी कि ये श्वसन क्रिया कहाँ से करता है, ये साइड से करता है। पानी कहाँ से पीता है, साइड से, छिद्रों से करता है, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो कैसी है, स्लाइमी है, फाइन। तो इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। कैसा करती है, जो इसकी त्वचा होगी वो कब कार्य करेगी, जब वो जल में होगा, जब वो जल में होगा तो वहां पर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों लाइन, है ना। कलर चेंज कर लो एक बार। तो यहाँ पर इसकी जो त्वचा है वो कैसी है, जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब त्वचा रेस्पिरेशन में हेल्प करे इनटू द वाटर, पानी के अंदर, तो ऐसे श्वसन को, ऐसे रेस्पिरेशन को अपन क्या कहते हैं, त्वचीय श्वसन कहते हैं। क्लियर बात। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, विसरण यानी डिफ्यूजन, विसरण यानी डिफ्यूजन विधि के द्वारा ये क्या करेगी, जो पानी में ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, फाइन। और जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। और जल के बाहर, यदि अपन, ये तो पानी के अंदर का हुआ, जल के बाहर की बात करेंगे तो मुख, गुहा और फेफड़े बेसिकली वर्क करते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं फुफ्फुसीय श्वसन, फुफ्फुस के द्वारा, है ना, लंग्स के द्वारा। तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाते हैं। जो इसके लंग्स है, जो अपने पिंक कलर के पड़े थे, यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, इसके लंग होते हैं, ठीक है। ये इसका यहाँ पर, ये देखो, ये वाला जो है, ये इसकी क्या है, ग्रसिका है, ईसोफिगस है। और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो दिख रहा है, ये इसकी क्या है, ट्रैकिया, यानी कि ग्रसनी है ना। और ये इसका हो गया माउथ। ये सब श्वसन के लिए बता रहे हैं कि फेफड़ों के द्वारा जब लंग्स में श्वसन होगा तो कैसे होगा, फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की, मैंने कहा ना पिंक कलर के होते हैं, थैलीनुमा, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा, एक प्लास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। ये जो देह गुहा है, ये इसकी सिलोम है, इसके अंदर ये देखो इस तरीके से प्रेजेंट है, सिलोम के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी की जो सिलोम होती है उसके उधर वक्षीय पार्ट पे, है ना, वक्षीय पार्ट पे ये प्रेजेंट होती है। वायु जो है नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा, जो नॉस्ट्रिल है इसके पास, तो ये क्या लेगा, सांस लेगा नाक के द्वारा, और क्या होगी, मुख गुहा से फेफड़ों की तरफ जाएगी, ठीक है, फेफड़ों में पहुंचती है। फिर फुफ्फुसीय श्वसन ग्रीष्म निष्क्रियता, और अब जो फेफड़ों का श्वसन है बच्चों, वो कब काम आता है, देखो जो त्वचीय श्वसन है वो बेसिकली बारिश के दिनों में इनको काम आता है, किनको, मेंढकों, क्योंकि आराम से फ्री होकर के घूमते हैं। लेकिन जब अपन बात करेंगे फुफ्फुसीय श्वसन की, तो बेसिकली कब कार्य करता है, जब उनका स्लीपिंग मोड होता है, यानी कि एस्टिवेशन और
हमारा शीत निष्क्रियता अभी हमने पढ़ी थी कुछ समय पहले, वो ही चीज़ के दौरान क्या होता है, फुफ्फुसी श्वसन यानी कि फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन होता है वो उस दौरान होता है। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र, अब हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है बच्चों। क्या होता है? जो मेंढक का श्वसन है, क्वेश्चन आता है कि क्लोज सिस्टम होता है कि ओपन सिस्टम होता है ना? जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रॉग का वो कैसा होता है, ओपन या क्लोज? तो इसका कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। दैट मीन यहाँ पर जो रक्त बहेगा है ना, जो यहाँ पर ब्लड का फ्लो होगा वो कैसे होगा? यहाँ पर जो वेसिकल्स होंगी, यहाँ पर वाहिकाएं होंगी, रक्त वाहिनियाँ होगी, हाँ है ना? जबकि ओपन में क्या होता है? ओपन प्रिमिटिव टाइप का होता है, मैंने आपको समझाया है कॉकरोच के टाइम पे। प्रिमिटिव टाइप का होता है, टिश्यूज और सेल ब्लड में तैरती रहती हैं, डायरेक्ट डील होती है ब्लड की, है ना? ब्लड और टिश्यू की ओपन में डायरेक्ट डील होती है। लेकिन इन द केस ऑफ क्लोज सिस्टम, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? वाहिकाएं द्वारा एक ट्यूबुलर फॉर्म में जो है, एक अरेंज वे में जो है ब्लड का फ्लो होता है, फिर वो हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से फिर वो ऑर्गन में जाता है, फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाता है। मतलब एक पूरा एक कहते हैं ना अरेंज वे है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी इधर उधर नहीं है, सब एक मैनर वे में है जैसे कि ह्यूमंस में होता है। फाइन, तो इसमें लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट। ठीक है, डीऑक्सीजनेट जो होता है यानी कि ऑक्सीजनेट यानी कि ऑक्सीजन होना, डीऑक्सीजनेट यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, मिश्रित हो जाते हैं। अब दो तरह के तंत्र पाए जा रहे हैं, एक तो लसिका परिसंचरण तंत्र और एक रुधिर परिसंचरण तंत्र। दो तरह के तंत्र कार्य करते हैं, किसमें? फ्रॉग के परिसंचरण तंत्र में, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। तो यहाँ पर रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा और लसिका परिसंचरण तंत्र होगा। तो रुधिर लसिका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वहां पर हृदय होगा। पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के पार्ट्स बताइए, तो हार्ट होगा हमारा, रक्त वाहिकाएं होंगी और रुधिर से मिलकर बना होता है, ब्लड होगा। ठीक है, ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड। लसिका तंत्र में क्या क्या होगा? लिम्फ होंगी, ठीक है, लिम्फ नोड्स होंगी और लिम्फ जो है मतलब ग्रंथियां होंगी, ग्लैंड्स पाई जाएंगी। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड्स भी पाई जाएंगी। तो ये लसिका तंत्र हो गया, ये हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, हमारा बोले तो फ्रॉग का। हृदय, अब हृदय के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, हृदय जो होता है बेसिकली एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। हमारे पास दो आलिंद दो निलय होते हैं, इसके पास 3 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब 3 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। कॉकरोच में 13 पाए गए थे, यहाँ पर तो 3 ये 10 गायब। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिकोष्ठीय मांसल यानी कि इस तरीके से देखो, इस तरीके से जो है इसका हृदय पाया जाता है फ्रॉग का। 3 कंपार्टमेंट होता है, लेफ्ट, राइट और ये वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है, जो देह गुहा है उसके जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है हार्ट। अपन देखें जरा इस डायग्राम में, ये देखो ये फ्रॉग का डायग्राम है, यहाँ पर जो है ये क्या है? हार्ट है। और ये वाला हार्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ह्यूमंस की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ के कंपार्टमेंट में कमी है ना? हमारे 4 होते हैं, इसके 3 ही है ना? लेकिन थोड़ा जब एकदम से आप शेप देखोगे तो हमें क्या लगेगा? अरे ये तो ह्यूमंस की तरह ही है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ अपने पास कि ये एक पतली पारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है, जो इनका हृदय है। मैंने यहाँ बनाया है डायग्राम, ठीक है, फ्रॉग का जो हार्ट है वो यहाँ बनाया है। ये जो हार्ट है इसका एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। देखो पेरिकार्डियम, इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है कार्डियम किस रेफरेंस में आता है जब भी अपन हार्ट की बात करते हैं? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आना और कार्डियक अटैक आना, ये वर्ड अपन सुनते हैं, भाई दिल का दौरा आना, है ना, ये सुनते हैं ना, उसको हार्ट अटैक आया है, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये वर्ड सुना होगा आपने, कभी ना कभी तो सुना होगा। तो ये कार्डियक जो होता है वो हृदय के केस में होता है। अब हृदय के चारों ओर झिल्ली है, तो चारों ओर का मतलब क्या होता है? पेरी, यानी कि पेरीफेरल। मैं आपको इसका वर्ड समझा रही हूँ, मैं आपको इसके आवरण का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा। पेरीफेरल जो कार्डियक बोलते हैं, या पेरिकार्डियक जो मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में समझा रही हूँ कैसे, जो हार्ट को कवर किए हुए हो, पेरीफेरल उसकी परिधि पे,
पेरिफेरल यानी उसकी परिधि के चारों ओर हो, तो हार्ट के जो चारों ओर परिधि पे होगा वो क्या कहलाएगा, पेरी। और कार्डियक यानी कि हृदय, तो पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिससे सिरा कोटर है ना, साइनस वेनोसस, क्या होता है, सिरा कोटर को बोलते हैं साइनस वेरोसस। हृदय के दाहिनी आलिंद, जो उसका दाहिनी आलिंद होता है उसके ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अब क्या होगा, इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया इसका राइट साइड, हाँ या ना, राइट साइड हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो राइट साइड है वहां पर एक थैलीनुमा संरचना होती है, वहां पर एक थैलीनुमा संरचना होती है, और इस थैलीनुमा संरचना को अपन क्या बोल रहे हैं, साइनस वेनोसस। क्या बोल रहे हैं, साइनस वेलुनस। सॉरी, थैलीनुमा संरचना नहीं, सॉरी, थैलीनुमा संरचना नहीं, यहाँ पे एक त्रिकोष्ठीय संरचना होती है, ठीक है। ये त्रिकोष्ठीय संरचना ऐसी कुछ होती है, देखो, यूं करके और यूं करके और यूं होती है ना, एक त्रिकोष्ठीय संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। पूछा जाता है हार्ट के ऊपर, इधर देख दो वापस से, यहाँ पर देखो, ये चैम्बर्स हैं, इसके 3 चैम्बर्स हैं, इस पे एक त्रिकोणीय संरचना होती है इस तरीके से, है ना, ये त्रिकोणीय संरचना होती है, वो किधर होती है, राइट साइड पे, राइट साइड पे होती है। और इस राइट साइड पे जो त्रिकोणीय संरचना देखने को मिलती है इसको हम बोलते हैं सिरा कोटर यानी कि साइनस वेनोसस। पूछा जाता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। और हृदय के दाहिनी आलिंद पर हम लेफ्ट तरफ बात करेंगे तो एक थैलानुमा संरचना होता है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। आया समझ में। फिर ध्वनि तंत्र। अब ध्वनि तंत्र क्या है, हृदय में रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में जो रक्त है ना, धमनियों द्वारा, जो धमनी होती हैं उनके द्वारा यानी वेन्स द्वारा जो होता है वो ब्लड क्या होता है, भेजा जाता है। सॉरी, एक मिनट रुको बच्चों, ये हो गया हमारा ह्यूमन पार्ट, ये हो गया हमारा हार्ट, यहाँ पर आएंगी वेन्स और यहाँ पर आएगी आर्टरी, ठीक है। तो अब ये बोला है हृदय से रक्त, ये है हार्ट, ठीक है, ये है ऑर्गन। याद रखने के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ऑर्गन है, यहाँ पर अपना हार्ट है, हार्ट से ये क्या बोल रहा है, ब्लड का फ्लो कहाँ हो रहा है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ, तो जो होता है उसको कहते हैं आर्टरी यानी कि ध्वनि तंत्र। अब है शिरा तंत्र यानी कि वेन्स, है ना, यहाँ पर आएगा वेन्स, यहाँ पर आएगी आर्टरी, ये लो, ठीक है, आर्टरी आएगी। तो जो ध्वनि तंत्र है, ध्वनि तंत्र का काम में क्या है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड जाएगा, ऑर्गन की तरफ ब्लड जाएगा, और ये कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। फाइन, ठीक है, इसे ध्वनि तंत्र कहते हैं। शिरा तंत्र यानी वेन्स, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से, अब क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन से यहाँ पर आएगा हार्ट में, तो रक्त एकत्रित कर दिया जाता है और ये शिरा तंत्र कहलाता है। जब वेन्स कार्य कर रही हैं, वेन्स कैसे कार्य करेगी, ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो करेगी, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ यदि ब्लड फ्लो हो रहा है तो वेन्स कार्य करेंगी, और यदि हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड जा रहा है तो आर्टरी काम करेगी यानी कि धमनी काम करेगी। आ गया यकृत तंत्र। मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत, ठीक है, यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, और शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है, इन्हें क्रमशः यकृत तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, यकृत तंत्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। रक्त, अब ब्लड, बच्चे जैसे कि हमारा ब्लड होता है वैसे इनका भी ब्लड होता है। इनमें क्या पाई जाती है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, है ना, 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या होती हैं, एक तो आरबीसीज, है ना, जैसे कि हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी हम बोलते हैं इसको ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखते हैं यहाँ पर रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका जो रक्त है वो कैसे बना होता है, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है। और रक्त कणिकाएं क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं रक्ताणु यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC दैट मीन्स ल्यूकोसाइट्स,
पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट, क्या यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसीज। देखो बच्चों जो ह्यूमंस की जो आरबीसीज होती है ना वो ई न्यूक्लिएटेड होती है यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जो ह्यूमंस की रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग, मेंढक के केस में अपन बात करें तो इनकी जो आरबीसीज होती हैं उसमें न्यूक्लियस केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का, ठीक है, रंजक पाया जाता है, इसको अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हमारे अंदर भी होता है, जो कि किस लिए काम करता है, ऑक्सीजन के लिए हेल्पफुल होता है, हाँ है ना। फिर इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि ह्यूमन की आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है, आपको पता ही है जो लिम्फ है वो रुधिर से डिफरेंट होता है। इनमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं जो है वो अनुपस्थित होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होता है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोष को गैसों व जल के नियमित स्थानों तक ले जाता है। तो जो परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या होता है, रक्त के द्वारा, जैसे ब्लड का फ्लो तो होता है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी तो पास ऑन होते हैं एनर्जी के लिए, ये पता है ना भाई। ब्लड केवल ब्लड ही थोड़ी ना करता है, साथ में मिनरल्स भी उसके साथ साथ पूरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो ब्लड है वो कैसे करेगा, हार्ट जब सर्कुलेट, हार्ट जो करेगा पंप करेगा तो ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा। ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, ऐसे करते करते जो ब्लड है वो क्या होता जाएगा, पंपिंग होता जाएगा और फैलता जाएगा। इस तरीके से हमारा परिसंचरण तंत्र भी कंप्लीट। अब देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत इजी है, समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में। उत्सर्जन तंत्र कैसा है, यानी कि हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और बच्चों जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था तो उसी समय हमने क्या देखा था कि मेंढक का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी कुछ हद तक हमने देख लिया था, हाँ या ना। तो वो ही चीज़ है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए, मतलब नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए कुछ तंत्र होता है मेंढक के पास जो कि पूर्ण तरीके से विकसित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जयी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, ठीक है, किडनी पाई जाती है, मूत्र वाहिनी पाई जाती है, अवस्कर द्वार पाया जाता है और मूत्राशय पाया जाता है। फाइन, ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। देखो बच्चों जो किडनी है, ठीक है, जो किडनी होती है वो बीन शेप्ड होती है, ठीक है। ये क्या है, दोनों किडनी है और ये क्या है, बीन शेप्ड। बीन शेप्ड बोले तो सेम के आकार के, है ना। आपने राजमा खाया है, हम पंजाबी है तो राजमा चावल बहुत बनता है हमारे घर पे, तो आपने राजमा खाया है, राजमा को एक तरफ इधर रख दो और एक तरफ इधर रख दो और इसको जोड़ दो एक वायर से, तो आपका उत्सर्जित तंत्र बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक राजमा आप इधर रख दो और एक राजमा आप इधर रख दो और इनको एक ऐसे इस तरीके से जोड़ दो तो आपका पूरा क्या बन जाएगा, उत्सर्जित तंत्र बन जाएगा। हाँ, ये आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो इस तरीके का, कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। अब ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और ये कहाँ होते हैं, देह गुहा में। जो देह गुहा है हमारी सिलोम होती है और मेंढक की भी सिलोम होती है, तो देह गुहा में जो मेरुदंड होती है उसकी जस्ट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना। यहाँ पर ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क, जो वृक्क होता है वो कई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों, नूतजन नलिकाओं और वृक्काओं से, नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है, सॉरी नेफ्रॉन से। अब है नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। क्या होता है, नर मेंढक में मूत्र नलिका, ठीक है, नर मेंढक में, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए 2 बार रिवाइज कर रही हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है, मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है, ठीक है। मादा मेंढक में मूत्र वाहिनी और अंड वाहिनी अवस्कार द्वार में अलग अलग खुलती है, ये तो मैंने पढ़ लिया। अब देखो डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये कह रहा है मूत्र नलिका है ना, ये क्या हुआ, जो मूत्र नलिका है, ठीक है, ये क्या हो रही है, यहाँ पर खुल रही है, दिख रहा है आपको, इधर खुल रही है ना। डायग्राम में देखोगे ये जो मूत्र
नलिकाएं हैं वो यहाँ आकर के खुल रही है, किसमें, यूरेटर में, है ना। और यूरेटर से फिर कहाँ जाएगी, ये कहाँ खुल जाएगी, क्लोकल एपरेचर में, यानी कि जो अवस्कर द्वार है वहां पर खुल जाएगी। लेकिन ये तो क्या हुआ, मेल में, ये मेल का है बच्चों, मेल फ्रॉग का। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये खुल रही है, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, यानी कि यहाँ पर तो ये मिल रही है और एक ही जगह खुल रही है यहाँ। लेकिन फीमेल के केस में ये ऐसा नहीं होगा, वो क्या करेगी, अलग अलग तरीके से खुलेगी, दोनों अलग अलग तरीके से अंदर जाएगी। यहाँ पर भी यही चीज बोली है, मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है, अलग अलग, वो दोनों एक साथ मिलकर के एक ही अवस्कर द्वार में खुल रही है। यहाँ पर मूत्रवाहिनी और जो अंडवाहिनी है, वो अंडवाहिनी ये होगी, मूत्रवाहिनी ये होगी, और फिर वो अवस्कर द्वार में भी अलग अलग, पूरी एक अलग जाएगी अवस्कर द्वार में मूत्र के लिए, और एक जाएगी अंडवाहिनी पूरी अवस्कर द्वार में उसमें। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हो गई बात। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। यहाँ पर देखो अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये कहाँ पर खुल रहा है, इस अवस्कर में। ठीक है, अब देखो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, ये कहाँ खुल रहा है, इसमें। ठीक है, कहाँ पर खुल रहा है, अवस्कर में खुल रहा है, हाँ या ना, यही हमने बोला है। और हमने ये भी बोला है, वापस समझा रही हूँ, जो मेल है उसका जो मूत्राशय वाली जो नलिका होगी वो भी, और जो उसका रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा वो भी एक साथ ही खुलेगा। ये देखो एक साथ खुल रहा है। लेकिन जब अपन बात करेंगे फीमेल के केस में, तो जो उसकी मूत्रवाहिनी होगी वो अलग से खुलेगी, और जो उसका अंडवाहिनी होगी वो भी अलग से खुलेगी, दोनों मिलेगी नहीं। क्लियर हो गई बात, आया समझ में यहाँ तक। अब मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसलिए इसको यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। हमने कॉकरोच में यूरिया बोला था, मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे यूरिक अम्ल ही आएगा, यूरिया नहीं आएगा, गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो जो कॉकरोच है वो यूरिक अम्ल का निष्कासन करता है, लेकिन जब अपन मेंढक की बात कर रहे हैं तो ये यूरिया का निष्कासन करेगा। ठीक है, उत्सर्जी अवशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं। भाई उत्सर्जी कैसे फैलेंगे, तो ब्लड के द्वारा ही पहुंचेंगे किडनी में, और जहां पर ये अलग अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। इस तरीके से आज मेंढक के हमने ऑलमोस्ट सारे तंत्र पढ़ लिए, ऑलमोस्ट। अब अपने पास बचा है तंत्रिका तंत्र, जिसमें अपन मस्तिष्क भी पढ़ेंगे। उसके बाद अपना पढ़ेगा प्रजनन तंत्र, जिसमें नर और मादा अपन पढ़ेंगे, और उसके आर्थिक महत्व पढ़ेंगे अपने अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक फ्रॉग की इतनी सारी जो बातें हैं वो समझ लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।